This is the motto of our protest, fighting against corruption. हत्यारा सरकार, नेपाल हत्यारा सरकार। हमारा Will we change the fate of this nation, or will we let it remain in shackles? King Birendra once said, "Even if I die, shall my country live on?" All the youth carry these words in your heart and engrave a monument of change. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कृपाल शो। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, आज हम हमारे पड़ोसी देश नेपाल के क्राइसिस को लेकर बात करते हैं। पिछले एक वीक से नेपाल में बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, बड़े स्तर पर डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इसको लेके मैं बात करूं। पहले मैं थोड़ा नेपाल की हिस्ट्री को लेके बात करता हूं। नेपाल 2008 से पहले, बिफोर 2008 इट वाज ए मोनार्की कंट्री, लेकिन लोगों ने बहुत हैवी प्रोटेस्ट किए डेमोक्रेसी के लिए और फाइनली 2008 में उन्होंने मोनार्की को ख़त्म करके डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन किया। तब से लेके नेपाल में पिछले 17 सालों में 13 गवर्नमेंट चेंज हुई है। मतलब उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिली है जो लोग सोच रहे थे। इसके अतिरिक्त अभी करंट में क्या मुद्दा हुआ है, करंट में मुद्दा ये हुआ है कि पिछले वीक में सरकार ने 13 मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से उन्होंने बोला कि हमने उनसे बोला था कि यहाँ पे आपको ऑफिस खोलनी पड़ेंगे, ये सोशल मीडिया का फेक यूज हो रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ रेगुलेशंस को नहीं किया तो सरकार ने कंप्लीट स्वीपिंग बैन लगा दिया, जिसकी वजह से नेपाल में हैवी लेवल पे प्रोटेस्ट हुए। लोगों का मानना है कि ये सरकार का एक तरीके से क्रिटिसिज्म को रोकने का तरीका है। कुछ लोग इस वाले प्रोटेस्ट को जेनजी प्रोटेस्ट भी बोल रहे हैं, जेनजी मूवमेंट। जेनजी क्या होता है, मैं इस टर्म को लेके बात करूं, एक्चुअली ये एक तरीका है। कुछ 15 साल का एक टाइम फ्रेम को लेके अलग अलग नाम दिए गए जनरेशन को लेके। जैसे कि जो लोग 1983 से लेके 1997 के बीच में पैदा हुए थे उनको मिलेनियल्स कहा जाता है, और जो 1997 से 2012 के बीच में उन लोगों को जेनजी जनरेशन बोला जा रहा है, और आफ्टर 2012 टू 2025 इन लोगों को अल्फा जनरेशन बोला जाएगा। तो अभी जो नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है वो जेनजी जनरेशन के लोग कर रहे हैं। अब जेनजी जनरेशन की भी जो कुछ स्पेशल फीचर्स ये हैं कि पहली बात ये डिजिटल नेटिव्स हैं। इन्होंने कभी भी अपना जो जीवन, जो अपनी लाइफ शुरू की है वो इंटरनेट के साथ में की है, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, जबकि मिलेनियल्स वाले लोगों ने उस लेवल का एक्सपोजर नहीं उनको मिला था। तो दे आर मोर अवेयर अबाउट देयर राइट्स, दे आर मोर एजुकेटेड देयर पेरेंट्स। हालांकि जेनजी को लेके काफ़ी बार ट्रोलिंग भी की जाती है कि देखो ये जो जनरेशन है कि जो काफ़ी क्रिंज चीज़ें कर रही होती है, बट ऐसा है नहीं है। हर सोसाइटी में या हर मिलेनियल्स या हर जनरेशन में इस प्रकार की चीज़ें थी। तो अभी जो नेपाल की वाली बात है, तो नेपाल के पीछे रीज़न ये भी है कि नेपाल में हैवी लेवल पे करप्शन है। नेपाल में जो पॉवर्टी रेट है वो 20% है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 20% से ऊपर है, और नेपाल में नेपोटिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे देखा जाता है। जो पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके बेटे बाहर बढ़ रहे हैं और उनको गवर्नमेंट फेवर किया जा रहा है, जबकि एक नेपाल का जो आम सिटीजन है उसको बहुत बेसिक सी चीज़ों से दिक्कत हो रही है। तो दिक्कत ये हुई कि तो पिछले परसों के दिन ऐसा हुआ है कि मतलब हैवी लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, पुलिस ने लगभग 19 लोगों पे गोली शूट फायर किया और 19 लोग मारे गए, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट और भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो अभी करंट नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने केपी शर्मा ओली ने रेजिग्नेशन दिया एक मोरल ग्राउंड पे कि चलो लेट्स टॉक विद द प्रोटेस्टर्स। हालांकि उनके रेजिग्नेशन के बाद भी लोगों ने प्रोटेस्ट को बंद नहीं किया। हालांकि अभी करंट की सिचुएशन ये है कि अभी इंटरिम सुशीला कार्की, जो कि उनकी एक चीफ जस्टिस रही हैं पहले, उनका रिकॉर्ड देखते हुए प्रोटेस्टर्स ने उनको एक एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे एक्सेप्ट करने की बात की है। हालांकि आर्मी ने अब कंट्रोल ले लिया, थोड़ा प्रोटेस्ट अब डाउन हुआ है। तो देखो, हम भारत एक पड़ोसी देश है नेपाल का, तो हम पे इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। पहली बात, नेपाल और भारत एक ट्रेडिशनल और कल्चरल रिलेशन शेयर करते हैं। बोला जाता है कि नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। तो अगर वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होती है तो भारत की पीस के लिए, भारत की स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमने अभी पिछले कई सालों में देखा है जो साउथ एशिया की पूरी पॉलिटिक्स है वो इस प्रकार की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से गुजर रही है। जैसे बांग्लादेश में अभी एक साल पहले ही शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया और वहाँ पे भी डेमोक्रेसी इज ऑल्सो बैकस्लाइडेड, मतलब साइडलाइन हो गई। सेम म्यांमार में हो चुकी है, आंग सान सू की गवर्नमेंट को भी वहाँ के मिलिट्री जनरल ने मतलब ख़त्म कर दिया और उसको जेल में डाल रखा है। सेम बात कुछ एक साल पहले श्रीलंका में भी हुई थी, मालदीव में भी इस प्रकार की चीज़ें हम देख रहे हैं। पाकिस्तान का तो हम सबको पता है डेमोक्रेसी इज़ वेरी लो, तो नेपाल का भी इस तरीके से हो जाना इट्स वेरी डेंजरस वन। तो देखो, इसके कुछ रिपरकशंस को लेके मैं बात करता हूँ।
जैसे अभी ये सही बात है कि नेपाल की यूथ आगे आई है करप्शन को लेके, नेपोटिज्म को लेके, और जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है पिछले 20 सालों में नेपाल में, इसको लेके वो काफ़ी अग्रेसिव है और काफ़ी वोकल है अपने राइट्स के लिए। एक अच्छी बात है। पर अभी जो प्रोटेस्ट के नाम पे चीज़ें हो रही हैं, लोग बिल्डिंग्स को जला रहे हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स को जला रहे हैं, मॉल्स को लूटे जा रहे हैं, होटल्स, हॉस्पिटल्स, इनमें आग लगाई जा रही है, व्हीकल्स को जलाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना इट्स योर राइट। आप प्रोटेस्ट करने के अधिकार को छीन नहीं सकते। जैसे सरकार ने सोशल मीडिया पे बैन लगाया, जो कि कहीं ना कहीं एक प्रकार की सेंसरशिप थी। सरकार नहीं चाह रही थी उनका क्रिटिसिज्म हो, लेकिन फिर भी लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके के जो प्रोटेस्ट है, वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी की आत्मा ही खत्म हो जाती है। तो लोगों को भी समझना पड़ेगा कि यस, इफ गवर्नमेंट इज रेडी। ये बहुत बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मोरल ग्राउंड्स पे रेजिग्नेशन दिया, तो बात करनी चाहिए। तो इस तरीके से केओसनेस आ जाती है और उसका अल्टीमेटली कोई नतीजा निकलता नहीं है, और कंट्री परमानेंटली डिक्टेटरशिप और सिविल वॉर के अंदर जा सकती है। तो नेपाल की सिविल सोसाइटीज को आगे आना पड़ेगा, भारत जैसे पड़ोसी देशों को आगे आना पड़ेगा, ताकि डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जा सके। जो भी नेपाल में दिक्कतें हैं उनको बैठ के सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए और तब बात की जाए। जैसे अभी इसमें एक काठमांडू के मेयर हैं बलिन शाह ने अपनी मोरल सपोर्ट प्रोटेस्टर्स के सामने रखी है। हालांकि उसने रिक्वेस्ट भी किया है कि द प्रोटेस्ट शुड बी काम, पीसफुल, और लोगों ने उनको एक अपना लीडर चुनने की भी बात की है। और नेपाल एक ऐसा देश है, नेपाल की जो जीडीपी है उसका 20 to 30% जो उनका पैसा आता है वो रेमिटेंसेस के माध्यम से आता है, अर्थात नेपाल के लोग बाहर बहुत काम कर रहे होते हैं, और नेपाल का टूरिज्म भी है। अब इस तरीके की घटनाएं होंगी तो नेपाल के लिए उनका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा, और नेपाल की जो सॉफ्ट इमेज है, जो फॉरेन फंडिंग्स और एड्स जो रिसीव करते हैं, उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो नेपाल को इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा और नेपाल को आगे आना पड़ेगा। नेपाल की सिविल सोसाइटी को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। जो निहिलिज्म जो हो रहा है कि प्रोटेस्ट टोटली वायलेंट हो चुके हैं, डायरेक्शन लेस हो चुके हैं, 30 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और लगभग 13,000 जेल के कैदी फरार हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरा जो सोसाइटी है नेपाल की वो काफ़ी एक टफ कंडीशन से गुजरेगी, और इसकी वजह से अल्टीमेटली नेपाल की पीस को लॉन्ग टर्म में नुकसान होने वाला है। और अगर हम देखें इस बात को लेके, और अभी इसमें और कई सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं, जैसे कैजुअलिटी हो रही हैं। ओके, तो अब इसका सलूशन क्या है? चलिए, अब ये चीज़ें हो रही हैं तो इससे भारत जैसे देश या एक कोई भी व्यक्ति जिसको डेमोक्रेसी पसंद है, उसको इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखना चाहिए? पहली बात तो ये है, डेमोक्रेसी में अगर आप लोगों को एक हद तक दबाएंगे तो पक्का एक दिन वो प्रोटेस्ट होता है, और इतना हैवी प्रोटेस्ट होता है, फिर वो अनकंट्रोल होता है। नेपाल में पिछले 15 सालों से कंडीशन ऐसी हो रही है कि कोई भी तो सरकार स्टेबल नहीं है, हर 3-4 साल में सरकार गिर रही है, और इस प्रकार के पॉलिटिकल कोलिशन किए जा रहे हैं जो आइडियली को हो नहीं सकते, लेकिन पावर के लिए इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, किसी भी एंगल से देखा जाए तो नेपाल की सरकार ने बिल्कुल कोई लोगों की डिजायर के हिसाब से शासन नहीं किया। इसलिए पिछले कई 1-2 सालों से नेपाल में मोनार्की को लेके भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि उन्होंने कहा वी नीड मोनार्की बैक, क्योंकि उनको देखा कि भाई डेमोक्रेसी तो कुछ सोल्यूशन हो ही नहीं रहा है, तो कम से कम मोनार्की देख लेते हैं। हालांकि देखते हैं अब नेपाल इस घटना से कितना जल्दी रिस्टोर हो सकती है डेमोक्रेसी। हमें बांग्लादेश का एग्जाम्पल नहीं भूलना चाहिए। बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन डेमोक्रेसी वापस दोबारा सिलेक्शन होने की कोई भी संभावना दिख नहीं रही है। तो ये डेमोक्रेटिक देशों के ट्रेंड के लिए एक अच्छा इंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी हम होप करते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट का एक पॉजिटिव डायमेंशन ये भी है कि लोग पीपल आर अवेयर अबाउट देयर राइट्स। तो अभी जैसे द हिंदू ने भी कई न्यूज़पेपर में कल भी कवर किया है, उन्होंने भी बताया है कि किस तरीके से इस घटना के पीछे इमीडिएट कारण, भले ये सोशल मीडिया का बैन है, पर इसके लॉन्ग जो स्ट्रैटेजिक कारण है या लॉन्ग टर्म के कारण है वो कई और भी कारण हैं। जैसा कि मैंने बताया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पॉवर्टी, करप्शन, पॉलिटिकल फेवरेटिज्म, ये सब भी कारण जिम्मेदार हैं। तो इन शॉर्ट मैं बस आपको यही बताना चाहूँगा, जो भी भारत के आसपास घटित हो रहा है हमको उन पे ध्यान रखना चाहिए। इससे आपका ग्लोबल पर्सपेक्टिव डेवलप होता है कि क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, दिस वर्ल्ड इज हेविली इंटरकनेक्टेड। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई प्रोटेस्ट नेपाल में हो रहे हैं तो वाई वी शुड टेक केयर अबाउट दीज प्रोटेस्ट। नो, हमको ये करना पड़ेगा। हम हमारी किताब में पढ़ाते हैं नेपाल का डेमोक्रेसी कैसे आया नेपाल में। दुनिया में जहाँ भी डेमोक्रेटिक चेंजेज हो रहे थे वो ऑटोमेटिकली हमारी स्टडी का पार्ट बन जाता है। तो हमारी जो यूथ है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं,
उनको इस घटना से समझ में आएगा कि थ्योरेटिकली डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और डेमोक्रेसी में समस्याओं का समाधान किस तरीके से होना चाहिए। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आई होप यू गेट सम आइडिया कि एक्चुअली नेपाल में चल क्या रहा है। ओके, जय हिंद, थैंक यू।